Hello बच्चों, that's a lecture of a physics for class 12th and myself Dr. Sindhu Chauhan. So today we are going to start with our new chapter, that's chapter number 11, and name of the chapter is dual nature of radiation and matter. इस बच्चे आपको ड्यूअल नेचर पढ़ना है, किसका? रेडिएशन का और मैटर का। अब पहले तो ये ड्यूअल यानी कि दोगला, रेडिएशन का भी और मैटर का भी, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए ज़रा बच्चे, यहाँ पे मैं दोनों टर्म्स, दैट्स अ रेडिएशन यानी कि आप लाइट की बात कर रहे हो, मैटर आपके चाहे मतलब पेज है, फ़ोन है, लैपटॉप है, कॉपी है, वो सारे के सारे क्या आ गए? हमारे मैटर में आ गए। तो बच्चे ये देखिए, लाइट भी आपका ड्यूअल नेचर है एंड मैटर भी ड्यूअल नेचर का है। लाइट के नेचर की बात करूँ तो बच्चे दैट्स अ वेव नेचर, इसके पास वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। पार्टिकल नेचर है इसके पास, यही आपको ने अभी तक बच्चे इसका वेव नेचर पढ़ा है। जो आपने ऑप्टिक्स पढ़ी है वहाँ पे अगर आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ी है तो वेव ऑप्टिक्स में ये क्लियरली मेंशन है कि आपका जो लाइट है दैट्स हैव द वेव नेचर, ठीक है। एंड मैं अगर लाइट के नेचर की ही बात करती हूँ तो बच्चे यहाँ पे एक तरह से लाइट के पास ड्यूअल नेचर आ गया कि उसके पास वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी है। बच्चे इसकी ना वो कहते हैं ना, पूरी एक स्टोरी है। सबसे पहले जो हमारे बेस्ट फिजिस्ट कह सकते हो, न्यूटन, जिसने वो कहते हैं ना न्यूटन्स के लॉ दिए, अगर वो ही नहीं दिए जाते तो आपके फिज़िक्स का ना वो कहते हैं ना फिज़िक्स आधी अधूरी रह जाती। सबसे पहले न्यूटन ने कहा कि लाइट का ना, लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। सबसे पहले न्यूटन ने बोला कि आपकी लाइट के पास जो है वो पार्टिकल नेचर है। फिर उसी टाइम पे हाइजेन आ गए, उन्होंने कहा नहीं उसके पास वेव नेचर है, ठीक है। बट जो हमारे न्यूटन साहब थे वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो लाइट है दैट्स हैव द पार्टिकल नेचर। तो ये बात वहीं पे दब गई, क्योंकि उसी टाइम पे हाइजेन ने ये कहा कि नहीं उसके पास पार्टिकल नेचर नहीं, वेव नेचर है। फिर आए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो यंग्स थे उसने कहा नहीं लाइट के पास वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है। उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि हाँ लाइट के पास वेव नेचर है। तो न्यूटन, वही बात है भाई, न्यूटन ने तो एक अजम्पशन लगा लो या फिर एक थ्योरेटिकल बात की थी कि लाइट हैव द पार्टिकल नेचर, बट वो उस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाया, एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन यंग्स जो थे उन्होंने उसको प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन कर दिया, बाय एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया कि उसके पास कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। इसमें बच्चे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो आपकी वेव थ्योरी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स पढ़ा जाता है कि मैक्सिमा और मिनिमा दो टर्म्स बनती है, जहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा टर्म्स आपके वो कहते हैं ना इंटरफेरेंस फिनोमेना में, जैसे आपका रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, उसी तरह आपका इंटरफेरेंस फिनोमेना में ही होता है। तो उस इंटरफेरेंस फिनोमेना में उसने देखा कि मैंने इस तरह से, उसने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस तरह से रखा हुआ था, जब रे यहाँ से जा रही थी, लाइट यहाँ से ट्रांसफ़र होके जा रही थी, तो उसको इन फ्रंट ऑफ ए वेव फ्रंट मैक्सिमा और मिनिमा दो पॉइंट्स मिल रहे थे। तो उसने कहा कि नहीं लाइट के पास वेव नेचर है, और एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हो गया। न्यूटन बेचारा चुप हो गया, चलो भाई ठीक है तुम कह रहे हो मान लेते हैं। लेकिन वही बात है, ये चीज़ हमारे साइंस फील्ड की, वो कहते हैं ना दैट्स यू कैन से दैट कि एक बार जिस चीज़ को छेड़ दिया ना, उस चीज़ को कोई ना कोई, अगर एक छोटा सा सुराग भी मिलता है ना, छोटी सी चीज़ भी मिल जाए तो भी उसको प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाती है। उसको लेट भी नहीं किया जाता कि छोड़ो जो हो गया, हाँ उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं लाइट के पास वेव नेचर है। उसके बाद आए हमारे आइंस्टीन ने कहा नहीं भाई
लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। आइंस्टीन ने इस चीज़ को प्रूव भी किया कि हमारी लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। तो जब आइंस्टीन ने, फिर बात आई भाई ऑलरेडी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ एक्सप्लेन हो चुकी कि लाइट के पास वेव नेचर है। फिर आइंस्टीन ने भी बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि उसके पास पार्टिकल नेचर है। अब एक कह रहा है कि वेव नेचर है, एक कह रहा है पार्टिकल नेचर है, और दोनों ने प्रूव भी किया। इसका मतलब हमारी लाइट जो है वो दोगली है, उसके पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर है। तो लाइट के पास होता है बच्चे दैट्स अ ड्यूअल नेचर। तो इन अ ड्यूअल नेचर ऑफ ए रेडिएशन और मैटर में अगर आप जो पढ़ोगे, सबसे मेन मोटो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले जो इसकी थोड़ी सी बैकअप थ्योरी है उस चीज़ को पढ़ो, पता तो चले कि हमने ऐसा किया क्यों और किसने क्या इन्वेंशन किया। देन बात करते बच्चे मैटर की। मैटर में भी यही चीज़ें चल रही थी। एक कहता है नहीं पार्टिकल नेचर है, एक कहता है वेव नेचर है। डेविसन एंड जर्मन ने मिलके, जो डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट था उसमें ये प्रूव हो गया कि मैटर के पास, क्योंकि देखिए बच्चे ये तो सिंपल सी बात है, आप मैटर की बात करो, मैं इस पेपर की बात करती हूँ, तो आप यही कहोगे पार्टिकल नेचर है, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में ज्वाइन हो रखे हैं। आप एक सॉलिड टर्म, जो आपके सॉलिड थिंग्स हैं उन चीज़ों को देखो, आप एक लैपटॉप को देखते हो या फिर फ़ोन है आपका, मोबाइल फ़ोन है आपका, वॉलेट है, कोई भी है, उन सबको देखते हो तो आप यही कहोगे नहीं इसके पास तो पार्टिकल नेचर है। लेकिन डेविसन एंड जर्मन ने ये प्रूव किया कि इन्हीं मैटर्स के पास वेव नेचर भी होता है। ठीक है, ये चीज़ भी प्रूव होगी। तो यहाँ से ये चीज़ें आई कि आपके लाइट के पास भी और मैटर के पास भी दोगला नेचर होता है। उसी को कहा कि इनके पास ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर यानी कि दे हैव वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, सो बच्चे आपको पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें पार्टिकल नेचर, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन ही तब होगा जब हम ये अज्यूम करेंगे या फिर हम ये मान के चलें कि लाइट जो है ना, लाइट उसके पास पार्टिकल नेचर है। अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, ये बात हुई हमारी एक तरह से बेसिक थ्योरी फॉर दिस चैप्टर कि ये ड्यूअल नेचर टर्म आ कहाँ से गई, ड्यूअल नेचर की नीड कहाँ हो गई, और ये ड्यूअल नेचर ऐसा है क्या चीज़ कि सब ने इस पर लगा दिया अपना डबल डबल ट्रिपल मेहनत की और फाइनली एक रिज़ल्ट लाके हमें दे दिया, और उस पके पकाए रिज़ल्ट को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आता है बच्चे, बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे पहले आपके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मैं उन टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टर्म। अगर वो टर्म्स आपको समझ आ जाते ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्हीं बेसिक टर्म्स से वो सारी चीज़ें मगअप होके आएगी और वही बन के सारी की सारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो बच्चे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। आप कोई भी मेटल ले रहे हो, उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट कराना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, वो फिनोमेना जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। बच्चे ये देखिए, फ्रॉम द मेटल सरफेस द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे, मेटल के सरफेस से आप उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे तो वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन फिनोमेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए बच्चे आप थर्मोनिक एमिशन भी कर सकते हो, फील्ड एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थर्मोनिक एमिशन में यानी कि आप मेटल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालोगे विद द हेल्प ऑफ द हीट, फील्ड एमिशन बाय द फील्ड डेवलप करके, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बाय द एमिशन बाय द या कह सकते हो उसके बाय यूजिंग द फोटो, जो आप लाइट की बात कर रहे हो ना, बाय यूजिंग द लाइट आप निकालोगे, इन द वो प्रोसेस होगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन कमीशन, ये मान लेते हैं ये आपका मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर या तो इस प्लेट का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसको छोड़ के चलना शुरू कर दे,
वो भी आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन है। या आप यहाँ पे फील्ड डेवलप कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, वो फील्ड आपने डेवलप किया, उस फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होने शुरू हो जाए। या फिर इस सरफेस के ऊपर आप लाइट को इंसिडेंट करा दो, देन इलेक्ट्रॉन एमिट होने शुरू हो जाए, वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब ये देखिए बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने यहाँ पे लाइट को डाला और इलेक्ट्रॉन निकलने चलते हुए चले गए, नहीं, उसके लिए भी कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो होनी चाहिए, बेसिक कंडीशंस है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, ना तो नहीं निकलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई टर्म कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है। द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, देन बच्चे एक है आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की बात करें तो ये मान लेते हैं बच्चे, ये आपका मेटल सरफेस है। ठीक है, ये आपका मेटल सरफेस है, चाहे सोडियम का, एल्यूमिनियम का, किसी का भी एक मेटल सरफेस है। ठीक है, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये देखिए बच्चे, ये मैंने मेटल सरफेस ले लिया, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, वो उसका वर्क फंक्शन है। जैसे अगर बात इसको ना बच्चे हम अपने डेली लाइफ से एक बार रिलेट, डेली लाइफ से क्या हम अपनी बात करते हैं, जैसे आप लोगों से काम करवाने के लिए आपको डांटना जो है ना, आप लोगों को डांटना, वो आपका वर्क फंक्शन का काम करता है। आपको जब डांट पड़ती है तो आपका माइंड भी काम करना शुरू कर जाता है, एनर्जी आ जाती है, और आपका जो माइंड से क्वेश्चनिंग भी निकलती है, आपके होमवर्क भी होता है, तो वो आपका एक वर्क फंक्शन है। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, वो उस सरफेस का क्या है, वर्क फंक्शन। बच्चे हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी इजेक्ट कर देगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है वो कुछ टाइम लेगा। बच्चे देखिए, इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने कहा आपको कराया था, जब चार्ज बताया था, आप ग्लास रोड को ऑन अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर जब आप रब करते हो तो होता क्या है, जो ग्लास की रोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने शुरू कर जाते हैं और सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं। तो वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था, होना चाहिए था, जो आपने मुझसे पूछा नहीं। वहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ग्लास रोड से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलते हैं, सिल्क क्लॉथ से क्यों नहीं निकले। बिकॉज बच्चे ग्लास रोड का जो वर्क फंक्शन है वो लोअर है देन द सिल्क क्लॉथ, तो जैसे वो रब करता है तो वो लोअर वर्क फंक्शन था उसका, उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा होता कि मैं किसी अनदर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती, अगर मैं उस इंस्ट्रूमेंट की जगह पे, मतलब मान लो ग्लास रोड के साथ में कोई एक ऐसा कोई अनदर ले लेती, तो मतलब मान लो ग्लास रोड के साथ मैंने कोई और मटेरियल का वो ले लेती मैं, रादर देन द सिल्क क्लॉथ में, कि ऐसा मेटल सरफेस या कोई भी सरफेस ऐसा ले लेती जिसका वर्क फंक्शन लोअर है देन द ग्लास रोड, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से एग्जिट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो वर्क फंक्शन क्या है, दैट्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलना तो उसे एक एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो मिनिमम एनर्जी क्या है, उसका वर्क फंक्शन है। ठीक है, समझ आई बात। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल। अभी मैंने कहा ना, ग्लास रोड और सिल्क दोनों का नेचर अलग अलग है, तो नेचर ऑफ ए मैटर पे डिपेंड करेगा, एंड कंडीशन ऑफ इट्स सरफेस, उस सरफेस की कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, एंड इट इज़ मेजर्ड इन अ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
जब फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दैट्स गेट एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट, इट इज़ एबल टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर एंड गेट इजेक्टेड। देखिए मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी थी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब यहाँ पे अगर इसको बाहर से एक्सटर्नल एजेंट जो मैं कोई भी, चाहे आप थर्मोइक एमिशन करा रहे हो, चाहे आप फील्ड करा रहे हो या फिर फोटो इलेक्ट्रॉन करा रहे हो, अगर इसको मैं 4 इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दूँ तो ये यहाँ पे इसके पास इस देखिए बच्चे इसकी खुद की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, मैंने उससे ज़्यादा दे दी तो ये निकल के यहाँ से भाग जाएगा। जो भी इसके ऊपर पोटेंशियल बैरियर कुछ भी लगा होता है उन सबको छोड़ के भाग लो यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? एक सिंपल से इसका देखो बच्चे, अगर वही चीज़ है आप इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो। भाई आपको एक जगह पे मिल रही थी एक चॉकलेट, एक आपका मतलब आपकी सिस्टर जो है वो आपको बोल रही कि मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, आपका भाई कहता है नहीं मैं तेरे को 2 चॉकलेट दूंगी, तो आप 2 चॉकलेट के लिए भागोगे। ठीक है, तो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी एक चॉकलेट, लेकिन आपको मिल रही है अब 2 चॉकलेट, तो जैसे ही 2 चॉकलेट आई आप उस सरफेस को लीव करके चले गए। यही इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। उसकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की गेट एनर्जी की ओवर द एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल एजेंट से उसने इतनी एनर्जी ले ली कि जो भी उसके ऊपर बैरियर थे उनको छोड़ के वो चला गया। क्लियर है? देन बच्चे हम बात करते हैं, अब बात मैं यहाँ पे करूँ तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है दैट इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग दैट लाइट इन अ वेव। उसको अगर आप लाइट को वेव नेचर में लेके चलोगे तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। द एक्सपेरिमेंट on a photoelectric effect were not completely explained by the assuming the light in a wave. To explain the observation, Einstein postulated the concept of a photon. अब एक नई टर्म आगे बच्चे, फोटोन, ये क्या होता है, करेंगे इसको भी। तो आइंस्टीन ने एक वो कहते हैं ना नया कॉन्सेप्ट बना दिया कि फोटोन का, कि इस ऑब्जर्वेशन को, जो उसने कहा ना कि आइंस्टाइन ने तो कहा था कि उसका वो कहता है कि नहीं लाइट के पास जहाँ पार्टिकल नेचर है, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक पोस्टुलेट बना दिया और उसका पोस्टुलेट जो बना वो बना फोटोन। अब बात आएगी मैम ये फोटोन क्या होता है, वेट करो पता चलेगा। ही मेंशन सम सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए फोटोन, उसने फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताई और उन प्रॉपर्टीज़ को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया। यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़ टू कम्प्लीटली एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो उसने उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया और उसको मतलब जो उसने कहा ना कि वो पार्टिकल नेचर है उस चीज़ को कम्प्लीटली उसने एक्सप्लेन कर दिया, ऑब्जर्व भी किया और एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद उसने क्या किया, अपनी इस थ्योरी को क्रेडिबिलिटी या फिर उसको प्रेडिक्ट करने के लिए उसने क्या एक ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ उसे स्ट्रेट लाइन मिला। तो जो कन्फ्यूज़न भी था ना कि होता है या नहीं होता है वो भी एक्सप्लेन हो गया। एक्सपेरिमेंटली एंड ग्राफिकली दोनों चीज़ों से उसने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। एक्सपेरिमेंट किया तो ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ से ही वेरीफाई हो गया कि जो ये एजम्पशन लेके चल रहा था वो करेक्ट है। अब बच्चे देखो आइंस्टीन ने एक नया टर्म दे दिया फोटोन। अब फोटोन क्या होता है? लाइट। अभी तक हम पढ़ रहे थे बच्चे लाइट आपका वेव नेचर है, यही पढ़ते आ रहे थे। उसमें मैंने पढ़ा था लाइट ना ऐसे मूव करके चली जाती है, ठीक है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा नहीं भाई लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, और उस पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने एक पोस्टुलेट बना दिया। अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया टर्म हमें दे दिया, दैट्स अ फोटोन। तो सबसे पहले बच्चे फोटोन होता क्या है? लाइट कंसिस्ट ऑफ ए वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट, क्वांटा। जो लाइट है ना वो वेव पैकेट्स या फिर एनर्जी पैकेट कह सकते हो या क्वांटा कह सकते हो, वो है हमारे फोटोन। यानी कि लाइट जो है वो अब वेव पैकेट की फॉर्म में आ रही है या फिर एनर्जी पैकेट की फॉर्म में आ रही है या फिर क्वांटा की फॉर्म में आ रही है, तो उसने उसको कह दिया फोटोन। बच्चे देखिए ये इस चीज़ को ना एक सेकंड के लिए ना जस्ट सेट इन योर माइंड की या फिर कह सकते हो, देखो लाइट जो है मैंने कहा कि कंसिस्ट ऑफ ए वेव पैकेट, एनर्जी पैकेट या क्वांटा कॉल्ड द फोटोन। इस चीज़ को बच्चे इन योर क्लासिकल फिजिक्स में जो अभी आप पढ़ रहे हो
इसमें एक्सप्लेन करना तो हो नहीं सकता, फर्दर आप क्वांटम फिज़िक्स पढ़ोगे वहाँ इस चीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वहाँ पे ये चीज़ें आप समझ भी पाओगे। देखिए बच्चे यहाँ पे ना अगर मैं इसको एक सिंपल सा देखते हैं, पहले क्या चल रहा था, आपने दूध को ना, मिल्क आपका इस तरह से खुला मिल्क चला रखा आपने, चल रहा है, ठीक है। अभी उसी दूध को ना मैंने पैकेट की फॉर्म में डिलीवर करना शुरू कर दिया। तो लाइट कंसिस्ट ऑफ ए वेव पैकेट्स। ये मत कहना कि मैम ये वेव पैकेट दूध के पैकेट है, ना भी, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रही हूँ कि आपने पहले दूध आपका ओपनली चल रहा था, तो वो कहते हैं ना वो एक वेव बना के चल रहा था। अब मैंने उसी दूध को क्या किया है, पैकेट्स में फिलअप कर रही हूँ मैं उसी दूध को पैकेट्स में। तो इसी तरह जो लाइट है, मैंने लाइट कंसिस्ट, मैंने अभी तक लाइट को हम वेव नेचर पढ़ रहे थे कि वो इस तरह से मूव करके जा रहा है। अभी मैं लाइट को कह रही हूँ कि लाइट कंसिस्ट ऑफ किसका, वेव पैकेट्स का, या फिर एनर्जी पैकेट्स का, या फिर क्वांटा का, दैट्स कॉल्ड द फोटोन। उनको हम क्या बोलेंगे, फोटोन, ठीक है। फोटोन का बच्चे मास नहीं डिफाइन है। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड, द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड इन सेंस ऑफ ए न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बस इतना डिफाइन किया हुआ है कि जो रेस्ट मास होता है फोटोन का वो ज़ीरो होता है। क्या चीज़, रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो ज़ीरो होता है। अब देखिए बच्चे, ये टर्म अब मैंने कहा रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे एक टर्म देखिए बच्चे रेस्ट मास के लिए, रेस्ट मास होता है एम नॉट इज इक्वल टू एम मास ऑफ ए बॉडी 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। फोटोन का रेस्ट मास ज़ीरो होता है क्योंकि बच्चे इसमें अगर मैं बात करूँ, इसको मैं प्रूव करके दिखाती हूँ। जो फोटोन होता है ना वो ट्रैवल करता है विद स्पीड ऑफ ए लाइट, और आपको पता है स्पीड ऑफ ए लाइट इज सी। सी क्या होती है हमारी, स्पीड ऑफ ए लाइट होती है। अब यहाँ पे देखिए दैट्स एम इंटू में 1 माइनस सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये तो ज़ीरो हो गया, ये 1 आ गया। रेस्ट मास इज इक्वल टू मास ऑफ फोटोन, यही मिला मुझे। बट ये कहता है कि जो रेस्ट मास है, क्योंकि और ये मास जो है ये डिफाइन ही नहीं अभी तक, बस ये कंसीडर करके चले कि जो रेस्ट मास ऑफ है फोटोन है वो मेरा ज़ीरो है, ठीक है। ऑल फोटोन्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ ए लाइट, चाहे वो एयर में चल रहा है चाहे वैक्यूम में चल रहा है, स्पीड ऑफ ए लाइट से जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फोटोन्स आर न्यूट्रल इन नेचर, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल होने की वजह से ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, ठीक है। ऑल प्रॉपर्टीज दैट वी असाइन टू द लाइट, जो लाइट की प्रॉपर्टीज है वो सारी फोटोन के पास है, ठीक है। फोटोन पोसेस एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। ये दोनों चीज़ें बच्चे, ये मैं दोनों टर्म आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, एंड ये दोनों आपके न्यूमेरिकल सेक्शन में यूज़ होना है। देखिए बच्चे, फोटोन के पास एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होता है। फोटोन की एनर्जी की बात करूं तो बच्चे ये देखिए E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट्स अ आइंस्टीन रिलेशन, ये आपने किया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E तो एनर्जी हो गया, H जो है वो है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट, एंड न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। तो ये है आपके पास एनर्जी ऑफ अ फोटोन। एंड बच्चे ये जो एनर्जी मैं E इज इक्वल टू एच न्यू की बात कर रही हूँ ना, ये एनर्जी ऑफ अ 1 फोटोन है, एक फोटोन की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ एक फोटोन की, ये एक फोटोन की एनर्जी है। अगर बच्चे दैट्स मेजर इन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को एक सिंपलर फॉर्म में ये लिखा E इज इक्वल टू जो एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू 1242 डिवाइडेड बाय द लैम्डा, एंड यू हैव टू टेक द लैम्डा, यहाँ पे क्या है बच्चे, वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, सॉरी, इन यूनिट में है वो नैनोमीटर में, ठीक है। सो बच्चे एनर्जी होगी हमारी E इज इक्वल टू एच
c बाय लैम्डा या फिर e इज इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है, वेर अगर मैं न्यू की बात करूं तो आपका न्यू होता है दैट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट। and c is the velocity of light, lambda wavelength of a light। ये देखिए बच्चे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ येलो लाइट की आपकी इंडिको है, ऑरेंज है, रेड है, हर किसी की अलग अलग होती है वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर बात है। देन बच्चे देन मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात करें दैट्स p इज इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी, एच न्यू बाय सी। अब देखिए ज़रा बच्चे, यहाँ पे e इज इक्वल्स टू एच न्यू था, ठीक है, एंड न्यू इज इक्वल्स टू होता हमारा c बाय लैम्डा। मोमेंटम जो है दैट्स p इज इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी। अगर मैं यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करूँ, ये देखिए बच्चे, रादर देन बिफोर ये लिखने के लिए मैं यहाँ पे न्यू की वैल्यू पुट करती हूँ दैट्स एच सी बाय सी लैम्डा, सी से सी कैंसिल हो जाता है, एच बाय लैम्डा मिल जाता है। ठीक है, वेर एच इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट, सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट। सो बच्चे आपके पास मोमेंटम p दैट इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा। ठीक है,